Hello everyone. Today this is our session number 33, and in our previous session we learned about the concept of functions, and today in this session we are going to learn about the concept of array in C programming language. आज हमारे इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर array का कंसेप्ट यूज करते हैं. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज array, कि यार ये array होता क्या है ना, एंड व्हाई वी यूज array, और array को हम यूज करते ही क्यों है. ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा कंसेप्ट array कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में array होता क्या है ना, व्हाट इज द array एंड व्हाट इज द यूज ऑफ या व्हाट इज द नीड ऑफ array इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर. तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एरे की कि एरे होता क्या है या व्हाट इज एरे, तो सिंपल सी बात है. सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. मैं यहाँ पर स्टार्टिंग करूंगा एक एग्जांपल से, है ना, और एग्जांपल के बाद में फिर हम समझते हैं यहाँ पर कि एरे मतलब होता क्या है. ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो अब मुझे वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिख लिया है इंट ए. अब अगर मैंने ऐसा बोला है क्या मुझे यहाँ पर एक और दो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने सिंपली लिखा है इंट ए कॉमा बी. मैंने बोला मुझे 5 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, मैंने लिख लिया है यहाँ पर m1 m2 m3 m4 m5. ठीक है, मैंने ऐसा लिख लिया. अब अगर मैंने ऐसा बोला है क्या मुझे यहाँ पर 10 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली यार अगर आपको यहाँ पर 10 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्या जो भी वेरिएबल्स मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ या जो भी वेरिएबल्स मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ उन्हें मैं प्रॉपरली यहाँ पर यूज कर सकूं. तो ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया m1 m2. ठीक है, ऐसे करते करते मैंने यहाँ पर m10 ऐसे 10 वेरिएबल्स मेंशन कर दिए. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अब अगर यहाँ पर मुझे नीड लगती है ऐसे 50 वेरिएबल्स की, मुझे यहाँ पर नीड लगती है 100 वेरिएबल्स की, मुझे यहाँ पे नीड लगती है 150 वेरिएबल्स की, तो फिर अब इस केस में क्या. फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ अगर सिनेरियो हम देखें तो हो सकता है ऐसा क्या मुझे यहाँ पर 150 स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स को स्टोर करने के लिए, है ना, यहाँ पर अपना एक प्रोग्राम क्रिएट करना है. तो फिर अब इस केस में क्या होगा. तब इस केस में आप यहाँ पर या तो एक काम ऐसा कर सकते हो कि यार m1 m2 m3 m4 से लेकर m50 m100 और m150 तक ऐसे आप यहाँ पर क्या कर देंगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देंगे, उसमें फिर वैल्यूज सेट कर देंगे और उसे फिर स्टोर कर लेंगे. बट अब अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे 50 या 150 ऐसे वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ तो यहाँ पर एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. अब कैसे, सिंपल सी बात है. सबसे पहले तो डिक्लेरेशन के टाइम पर m1 m2 m3 से लेकर m150 तक बीच में कोई भी यहाँ पर वेरिएबल, है ना, छूट ना जाए, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, जब आप यूजर से वैल्यू गेट करोगे तो आप लिखोगे परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, ऐसे आपको यहाँ पर 150 टाइम्स परसेंट डी लिखना है. ठीक है, तो हो सकता है वहां पर भी कहीं आप परसेंट लिखना भूल गए, हो सकता है वहां पर कहीं आपने परसेंट डी लिखना रह गया हो, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है. या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि m% m1 m% m2 m% m3 से लेकर जब m% m150 तक आप यूजर से इन वेरिएबल्स पर वैल्यू गेट करेंगे तो हो सकता है बीच में कुछ मिसप्लेस हो जाए. तो अब अगर यहाँ पर इन केस अगर कोई एरर आती है तो उस केस में आपको यहाँ पर कितनी बार चेकिंग परफॉर्म करना रहेगी. सबसे पहले तो वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन में चेकिंग करना पड़ेगी, फिर उसके बाद में परसेंट डी में चेकिंग परफॉर्म करना रहेगी, और फिर उसके बाद में m% m1 m% m2 में चेकिंग परफॉर्म करना रहेगी. तो ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा. तो फिर अब यहाँ पर अगर मुझे अपने इस स्पेसिफिक टास्क को सिंप्लीफाई करना है, मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार कोई ऐसा कंसेप्ट जो कि मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो यहाँ पर फिर जो कंसेप्ट है जो ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है वो कंसेप्ट होता है आपका एरे. अब ये एरे मतलब होता क्या है ना, ये समझ में आया कि एरे हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ एरे, क्या एरे एग्जिस्टेंस में आया ही क्यों. तो सिंपल सी बात है, आप ऐसा बोलोगे कि अगर आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, 5 वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो ठीक है, ये इनिशियल लेवल पर तो इतना हम कर सकते हैं. हमने यहाँ पर m1 m2 m3 a1 a2 a3 a b c d ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए. बट अगर यहाँ पर ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा की मुझे रिक्वायरमेंट है, या 50 वेरिएबल्स हो गए, 100 वेरिएबल्स हो गए, 150 वेरिएबल्स हो गए, तो फिर अब उस केस में क्या, तो उस केस में आप यहाँ पर इंडिविजुअल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके अपना टास्क को परफॉर्म कर सकते हो. बट ठीक है, यहाँ पर आपके प्रोग्राम की साइज भी इंक्रीज हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, एरर आएगी तो उसको डिटेक्ट करना, डिबग करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब जो आपके पास में कंसेप्ट यहाँ पर आया है वो कंसेप्ट है आपका किसका, एरे का. कि अब ये एरे होता क्या है. तो ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर कि यार एरे क्या है. तो अगर हम बात करते हैं एरे की,
तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है ना, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले अगर हम बात करें एरे की कि एरे है क्या, तो आप क्या बोलेंगे, एरे इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। एरे क्या है आपका, डिराइव्ड डेटा टाइप। अब डिराइव्ड डेटा टाइप मतलब कैसे, ऑब्वियसली कि यार आपने जब डेटा टाइप्स पढ़े थे तो डेटा टाइप्स आपने देखा था कि यार आपके पास में सबसे पहले होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, या प्रिमिटिव को आप क्या बोलते थे, बिल्ट इन डेटा टाइप। और उसके अंदर आपने फिर क्लासिफाई किया था किसको, आपके इंटीग्रल पार्ट को, आपके रियल पार्ट को और वॉइड को। और अब अगर हम बात करते हैं कि वो प्रिमिटिव टाइप के अलावा फिर और कोई टाइप था क्या डेटा टाइप में, तो हाँ हमने देखा था कि यार डिराइव्ड डेटा टाइप आता है। और डिराइव्ड डेटा टाइप के केस में मैंने आपको सिंपली ऐसा बोला था कि यार डिराइव्ड डेटा टाइप मतलब ये ऐसा डेटा टाइप है जो किसी न किसी डेटा टाइप से डिराइव हुआ है। और अभी तक हमने सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा है, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही क्या होगा, डिराइव होगा। और कैसे डिराइव होगा, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आपको जैसा दिख रहा है, एरे इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप, ये तो समझ में आ गया कि एरे क्या है, आपका डिराइव्ड डेटा टाइप है। फिर सेकंड पॉइंट में क्या देख रखा है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। अब ये होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, तब ध्यान से सुनना। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बोला है कि यार मुझे यहाँ पर 50 वेरिएबल्स 100 वेरिएबल्स को क्या करना है, डिक्लेयर करना है। तब ये 50 वेरिएबल्स, ये 100 वेरिएबल्स किस टाइप के हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। तो मैंने बोला कि यार इंटीजर टाइप के सारे वेरिएबल्स है। अब ये इंटीजर क्या है, तो ये इंटीजर आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही आप क्या करते हो, डिराइव करते हो आपका डिराइव्ड डेटा टाइप। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रिमिटिव से ही आपका डिराइव्ड डेटा टाइप बन रहा है, क्योंकि इंटीजर है, तो अब वहीं पर आप इंटीजर से इंटीजर का एरे क्रिएट करोगे। और अब एरे कर क्या रहा है यहाँ पर, तो जैसा कि अभी मैंने प्रॉब्लम देखी थी कि मुझे यहाँ पर इंडिविजुअल इंडिविजुअल मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ रहा था। तो अब यहाँ पर मैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल वेरिएबल्स को डिक्लेयर ना करते हुए, है ना, सिंपली यहाँ पर क्या फ्रेम कर दूंगा, एक एरे फ्रेम कर दूंगा। और अगर मैंने यहाँ पर एक एरे फ्रेम कर दिया है, तो अब उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि वो जो एरे है, उस एरे के अंदर आ क्या रहा है, तो उस एरे के अंदर वो जो आपने 50, वो जो आपने 100, वो जो आपने 150 वेरिएबल्स की बात करी थी, वो वेरिएबल्स इस स्पेसिफिक एरे के अंदर आ रहा है। मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आ गया कि यार एरे क्या होता है, तो एरे इज अ कलेक्शन। एरे क्या है, कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। होमोजीनियस मतलब एक जैसे, कि वहां पे वो जो 150 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की आप बात कर रहे थे वो सारे इंटीजर टाइप के थे, तो यहाँ पर एरे क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। किसका कलेक्शन हो गया, होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स का। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप के। 150 वेरिएबल्स अगर फ्लोट होते तो वो फ्लोट एरे कहलाता, डबल होता तो डबल एरे कहलाता, इंटीजर है तो इंटीजर एरे कहलाएगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या नेक्स्ट पॉइंट देके रखा है, एरे वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग। जो आपका एरे है वो किस कंसेप्ट पे वर्क करता है, तो एरे वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग। एरे आपके इंडेक्सिंग के कंसेप्ट पे वर्क करता है। अब ये इंडेक्सिंग का कंसेप्ट क्या होता है, तो ऑब्वियसली यार आप ऐसा बोलेंगे कि यार ये जो आपने 150 वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर किया है ना, यहाँ पर ये जो 150 वेरिएबल्स है आपने आपके जो डिक्लेयर हो रहे हैं, तो उन सब को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप इंडेक्सिंग मैनेज करेंगे। और वो जो इंडेक्सिंग आप मैनेज करेंगे, वो इंडेक्सिंग एरे के केस में हमेशा स्टार्ट होती है आपकी जीरो से। तो इसलिए आपने क्या बोला है, एरे वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग, एंड एरे इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो बिकॉज इट फॉलोज नंबर सिस्टम। ये क्या करता है, आपका नंबर सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया। फिर अब इसके बाद में, तो फिर इसके बाद में आपने बोला है प्री रिक्वेस्ट फॉर एरे एलोकेशन इज बेस एड्रेस। प्री रिक्वेस्ट मतलब सबसे नेसेसिटी थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि एरे का जो एलोकेशन होता है ना, प्री रिक्वेस्ट फॉर एरे एलोकेशन इज बेस एड्रेस। तो वो जो एरे का एलोकेशन होता है, तो उस केस में यहाँ पर सबसे पहले आपको नीड होती है एक बेस एड्रेस की। कैसे, तो सिंपल सी बात है, आप ऐसा बोल सकते हो, अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ आपको, कि यार आप आपके कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ में, है ना, कोई फंक्शन देखने गए, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ आपके 4 फ्रेंड्स के साथ में गए हैं, तो आपके चारों फ्रेंड्स की या आपको मिलाकर पूरे 5 फ्रेंड्स की एक सबसे पहली नीड क्या होती है, कि यार एक ऐसी लोकेशन देखना जहां से 5 सीट्स क्या हो, वैकेंट हो, है ना, जहां से 5 सीट वैकेंट हो। तो जहां से 5 सीट वैकेंट हो मतलब आप सब क्या देख रहे हो, एक ऐसी लोकेशन जहां से, तो वो जहां से वो जो लोकेशन है वो क्या रहेगा, आपका बेस एड्रेस। कि अगर वहां पर आपको एक ऐसी लोकेशन मिल गई जहां से 5 सीट्स खाली है, तो आप उस बेस एड्रेस से कंटिन्यूएशन में, है ना, कंटिन्यूअस मेमोरी फिर क्या कर दोगे, अलोकेट कर दोगे। मतलब उस प्लेस से वन बाय वन आप क्या करोगे, वहां पे 5 फ्रेंड्स बैठ जाओगे।
तो कहने का मतलब क्या है, प्री रिक्वेस्टेड फॉर एरे एलोकेशन इज बेस एड्रेस, मतलब सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, एक बेस एड्रेस, एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट कि जहां से एलोकेशन होना स्टार्ट होगा एरे के अंदर, और वो जो एलोकेशन होगा वो कंटिन्यूअस रहेगा कि उसके बाद में वन बाय वन आपके सारे फ्रेंड्स आपके साथ में बैठेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, एरे वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। फिर 7 पॉइंट में देके रखा है एरे इंडेक्सिंग, है ना, सॉरी, एरे एलिमेंट्स शेयर्स सेम नेम बट डिफरेंशिएबल बाय देयर इंडेक्सिंग। जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, शेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं, सेम नेम शेयर करते हैं बट डिफरेंशिएबल बाय देयर इंडेक्सिंग। मतलब यहाँ पर जो एरे के एलिमेंट्स है वो सब शेयर करेंगे सेम नेम बट डिफरेंशिएबल बाय देयर इंडेक्सिंग, और उनकी जो इंडेक्सिंग होगी वो डिफरेंट होगी, है ना, लेकिन उनके नेम क्या होंगे यहाँ पर, सेम होंगे। लाइकवाइज आप ऐसा बोल सकते हो जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, अब 11 प्लेयर्स है तो 11 प्लेयर्स की जर्सी पर लिखा हुआ तो इंडिया ही रहता है, बट उनके जो जर्सी नंबर रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो, इस केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर जो एरे आप एलोकेट करने वाले हो तो उनमें जो एलिमेंट्स है, जो एरे है, तो एरे का नेम तो सब जगह सेम रहेगा, वो डिफरेंशिएबल होंगे किससे, उनकी इंडेक्सिंग से। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या देखे रखा है, इन एरे मैनिपुलेशन इज स्लो बिकॉज लॉट्स ऑफ शिफ्टिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन वी ऐड और रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द एरे। मतलब आप क्या बोल सकते हो, एरे के अंदर जो मैनिपुलेशन होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों स्लो होता है ना, क्यों स्लो होता है, क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हो लॉट्स ऑफ शिफ्टिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन वी ऐड और रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द एरे। क्या अगर मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि यार आप किसी फंक्शन में बैठे हैं, है ना, और वहां पर एक रूम में 10 मेंबर्स है, ठीक है, अब आपको बोला गया है कि यहाँ पर सेंटर में एक और मेंबर को ऐड करना है, तो फिर अब आप क्या करोगे, जहां पर ऐड करना है उसके बाद के सारे एलिमेंट्स को एक एक शिफ्ट करवाओगे, ठीक है, और नहीं, या ऐसा हुआ कि यार जो रो में जितने सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं उसमें से कोई एक मेंबर उठकर चले गया, तो फिर अब आप क्या करोगे, रिमेनिंग जितने मेंबर्स हैं उन सबको क्या बोलोगे कि यार एक एक चेयर वो शिफ्ट हो जाए। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि यार एक भी एलिमेंट ऐड हो रहा है या एक भी एलिमेंट रिमूव हो रहा है, तो उस केस में रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, उनको आपको क्या करना पड़ रहा है, शिफ्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये है आपका एरे का कंसेप्ट। और जैसा कि आपके सामने यहाँ नीचे एक फ्लो दिख रहा है ना, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि यार एक ये वैल्यूज रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 100 इज अ वैल्यू, फिर 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, ये आपकी वैल्यूज हो गई है। उसके ऊपर फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है इंडेक्सिंग, है ना, उसके ऊपर फिर आपको दिख रहा है यहाँ पर इंडेक्सिंग, अब इंडेक्सिंग में 0 1 2 3 आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद में आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर बेस एड्रेस, तो जैसे कि आपको दिख रहा है 1000 फॉर एग्जांपल, मैंने बोला है कि 1000 बेस एड्रेस है, तो अब ये 1000 के बाद में फिर 1002 1004 1006, अब ये 1000 के बाद में 1002 कैसे आया, तो सिंपल सी बात है, अगर इंटीजर एरे है तो इंटीजर कवर अप करता है 2 बाइट्स, तो उसके बाद में कंटिन्यूएशन में जो मेमोरी एलोकेट होगी वो 2 बाइट्स की गैप से एलोकेट होगी, तो इसलिए 1000 to 1002 1004 1008 1006। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर, क्या जैसा आपको दिख रहा है कि यार आपने लेफ्ट हैंड साइड में इंड ए आर आर और 4 लिख कर रखा है, तो यहाँ पर सिंपली आपने क्या करा है, यहाँ पर सिंपली आपने आपके एरे को, है ना, डिक्लेयर किया है, और उसके बाद में ये ए आर आर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए आर आर 4 सिंपली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आपके पास में 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं, मतलब आपने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स को क्या करा है, यहाँ पर डिक्लेयर किया है, और वो 4 वेरिएबल्स क्या है, तो वो हो सकते हैं आपके एरे 0, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3। जैसा कि आपको ये 100 200 300 400 के नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए रखा है ए आर आर 0, ए आर आर 1, ए आर आर 2, ए आर आर 3, और इन सब में आपने एक चीज नोटिस करी है जिसमें सर्कल बना हुआ है कि ए आर आर, ए आर आर, ए आर आर और ए आर आर, ये सिंपली नेम है। तो जैसा कि आपने पॉइंट नंबर 7 में देखा था, एरे एलिमेंट शेयर सेम नेम, तो जो एरे के एलिमेंट्स है वो शेयर कर रहे हैं सेम नेम, मतलब ए आर आर, बट डिफरेंशिएबल बाय देयर इंडेक्सिंग, लेकिन उनकी इंडेक्सिंग क्या है, यहाँ पर डिफरेंशिएबल है 0 1 2 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ पर आपका कुछ कंसेप्ट देखा है ना, आपका किसके बारे में, अपने एरे के बारे में। अब अगर आप यहाँ पर पूछते हैं क्या सर क्या इसके टाइप्स भी होते हैं क्या, तो हाँ, यहाँ पर आपके पास में एरे के टाइप्स भी होते हैं, तो डिस्कस करते हैं फिर अपने यहाँ पर एरे के टाइप्स। तो आ जाते हैं अपन अपने व्हाइट स्क्रीन पर, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद में अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरे।
अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरे की, तो टाइप्स ऑफ एरे के केस में आप सबसे पहले बोलोगे आपके पास में आता है वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। फिर आता है आपके पास में टू डायमेंशनल एरे, फिर आता है आपके पास में मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। आपके पास में क्या आता है, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। अब अगर हम बात करते हैं यार ये वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, टू डायमेंशनल एरे क्या होता है और मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब क्या होता है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें अब डिस्कस करना है यहाँ पर वन डायमेंशनल एरे के बारे में, फिर डिस्कस करना है हमें टू डायमेंशनल एरे के बारे में और फिर डिस्कस करना है हमें मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले वन डायमेंशनल एरे की, तो हम देखते हैं यहाँ पर इसका सिंटेक्स डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा वन डायमेंशनल, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे मैंने यहाँ पर लिखा है, मुझे यहाँ पर इसका सिंटैक्स डिस्कस करना है। तो अगर अपन इसके सिंटैक्स की अब बात करें यहाँ पर, उसका सिंटैक्स क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा मेंशन कर दिया डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद में फिर क्या जाएगा एरे नेम, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर आ जाता है फिर आपके पास में साइज, यहाँ पर क्या आ जाएगी उसके बाद में साइज, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल की बात करूँ, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आपने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है इंट ARR, और ARR के बाद आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है। अब जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा है इंट ARR 5, तो अब इस केस में यहाँ पर होगा क्या, तो अब इस केस में अगर आपको यहाँ पर कितने है ना 5 लिखा मैंने, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर ऐसा कुछ लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर सिंपली 5 के प्लेस पे मैंने कर दिया 4, है ना। फॉर एग्जांपल लिखने को आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर मैंने ऐसा 4 लिखा है, तो अब जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा था, यहाँ पर क्या आपने जब इंट ARR 4 लिखा है, तो उस केस में यहाँ पर है ना, उस केस में यहाँ पर ऐसे मेमोरी का क्या होगा, अलोकेशन होगा। क्या अब यहाँ पर ARR 4 लिखा है, तो ARR of 0, फिर ARR of 1, ARR of 2, ARR of 3, ये ऐसा देकर रखा हुआ है। फिर उसके बाद में ये बेस एड्रेस रहेगा, है ना, 1000, फिर 1002, 1004, 1006, फिर ARR 0 पर वैल्यू इंसर्ट होगी, फिर ARR of 1 पे, फिर 2 पर और फिर 3 पर। तो इस टाइप से यहाँ पर अगर आप उस ARR 4 पर यूजर से वैल्यू गेट करते हो, तो इस तरीके से इंटरनली मेमोरी यहाँ पर क्या होगी, एलोकेट होगी। और ऑब्वियसली अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सेम नेम पर बोले तो ARR ही नेम पर आपको रिपीटेड मैनर में यूजर से वैल्यू गेट करना रहेगी कि आपने लिखा ARR 4, तो इसका मतलब ARR ऑफ 0 पर, फिर 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, है ना, आपको यूजर से वैल्यू गेट करना रहेगी। तो अगर आपको यहाँ पर रिपीटेड मैनर में यूजर से वैल्यू गेट करना रहेगी, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर पता है कि मुझे यहाँ पर कंसेप्ट लगाना पड़ेगा किसका, लूप का। क्योंकि लूपिंग होती क्या है, लूपिंग इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग सम और सेम टास्क इन अ रिपीटेड मैनर अंटिल सर्टेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर, अब अगर हम बात करें क्या, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है कि वन डायमेंशनल अरे में आपने ऐसा कुछ लिखा है ना, यहाँ पर आपने इंटीजर अरे लिखा है, वो कुछ भी सकता है। लाइक आप ऐसा बोल दो कि यार आपको यहाँ पर अगर लिखना है ना, तो आपने यहाँ पर ऐसा लिख दिया डबल, डबल के बाद में आपने ARR लिख दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि एरे को रिप्रेजेंट करोगे आप ARR से, है ना। आपने यहाँ पर लिख दिया स्टूड, और उसके बाद में आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 4, तो ऐसा भी आप कुछ लिख सकते हो। आपने यहाँ पर लिख दिया फ्लोट, फ्लोट में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, PRODUCT प्रोडक्ट, और आपने यहाँ पर कितना लिख दिया है 8, तो आप कुछ इस टाइप से टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर आपका एरे है ना ऐसे कुछ फ्रेम कर सकते हो, जिसमें आपने यहाँ पर अभी सिंपली एक सिंटेक्स देखा है वन डायमेंशनल एरे का, क्या ये मेरे पास में क्या रहेगा, एरे का डिक्लेरेशन का सिंटेक्स रहेगा। फिर उसके बाद में हम कैसे क्या इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हम अभी यहाँ पर अब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनिशियल लेवल पर अगर बात करें, तो हम सबसे बेसिक प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे बेसिक प्रोग्राम 1D एरे का बनेगा कैसे। फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे यूजर से वैल्यू गेट करना है, तो यूजर से वैल्यू कैसे मैं गेट कर सकता हूँ अपने इस एरे के कंसेप्ट में, ठीक है। तो चलते फिर अपन यहाँ पर, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको टर्बो C7 दिख रहा है ना, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको टर्बो C7 दिख रहा है। अब यहाँ आकर अगर मुझे एरे का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है, तो ऑब्वियसली अब मैं करूंगा क्या, सबसे पहला प्रोग्राम अपन बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ARR में मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर 5। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या बोला कि यार मुझे बेसिक प्रोग्राम बनाना है, मतलब ये मैंने एरे को डिक्लेयर किया,
और डिक्लेयर के साथ में मुझे यहाँ पर इनिशियलाइज करना है, तो मैंने यहीं पर क्या कर दिया, मैंने सिंपली ऐसा कुछ लिख दिया 1 2 3 4 5। नंबर्स आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यार अब क्या, तो अब यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हियर आई राइट एरे एलिमेंट्स आर, मैंने लिख दिया एरे एलिमेंट्स आर। अब अगर मैं बात करता हूँ कि अब मुझे करना क्या है, तो मुझे यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करवाना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला है कि यार यहाँ पर सेम नेम पर अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को गेट करना है या प्रिंट करवाना है, तो सेम नेम पर मल्टीपल टाइम्स आपको जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है, तो वो रिपीटेड मैनर में हो रहा है। और रिपीटेड मैनर में होने के लिए आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा द कंसेप्ट ऑफ फॉर लूप। तो अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने यहाँ पे पुट करा फॉर, फॉर में क्या आ जाएगा, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर मुझे इनिशियलाइजेशन करना रहेगा। इनिशियलाइजेशन के लिए मुझे इनिशियलाइज्ड वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, या ऐसा बोल सकते हो मुझे एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कॉमा सेपरेट करके आई। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ आकर मैंने बोला कि यार आई इक्वल्स टू, स्टार्ट कहाँ से करना रहेगा, 0 से, क्योंकि एरे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, 0 से। फिर उसके बाद में आप कहाँ पर कहाँ तक जाओगे, तो आई इज लेस देन, जैसा कि मैंने बोला है कि मुझे यहाँ पर लेस देन 5 तक जाना है। क्यों, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग अगर 0 से हो रही है तो 0 1 2 3 और 4, फोर्थ इंडेक्स तक आप जाओगे, जिसमें आपके 5 एलिमेंट्स कवर अप हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर क्या कर दिया, हर बार आपको 1 से इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, मैं यहाँ आ गया। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में अगर मैंने बोला कि मैं प्रिंट कैसे करवाऊंगा, या ये 1 2 3 4 5 मेमोरी में एलोकेट कैसे हो रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो ARR, है ना। ARR के प्लेस पर आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने ARR लिखा है ना। बस ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो तो ही वो एरे कंसिडर होगा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 0। ठीक है, 0 मेंशन करने के बाद मैंने लिख दिया %d, %d के बाद में मैंने कर दिया लाइन चेंज, और लाइन चेंज करने के बाद में मैंने बोला उस %d पर मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एरे ऑफ 0। मैंने ऐसा कुछ कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, तो अब सिंपल सी बात है, ये मैंने फॉर लूप लगा दिया है ना। तो फॉर लूप अगर मैंने लगा दिया है, तो फॉर लूप की केस में मैं यहाँ पर ऐसा 0 ना मेंशन करते हुए मैं एक काम ऐसा करता हूँ, मैंने यहाँ पे लगा दिया %d, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया %d, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, तो यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा सिंपली आई, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर ही रहे हो, क्योंकि आपको रिपीटेड मैनर में क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करवाना है। आपने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया, एरे %d के बाद में आप क्या कर देंगे, यहाँ पर एरे ऑफ आई। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर आपको एक और चीज मेंशन करना रहेगी आई, क्योंकि यहाँ पे पहले %d पर आई की वैल्यू आएगी और दूसरे %d पे एरे ऑफ आई की वैल्यू आएगी। तो ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया। ठीक है, अब सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो देखते हैं हम यहाँ पे, मैंने इसे रन किया। जैसे आपने रन किया तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एरे एलिमेंट्स आर एरे 0 एरे 1 एरे 2 एरे 3 एरे 4। एक काम करते हैं हम यहाँ पर आकर, ये जो हमने लिखा है एरे एलिमेंट्स आर, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ %d, सॉरी /n, है ना, /n लगा देता हूँ मैं। /n से यहाँ पर क्या हो जाएगी, लाइन चेंज। अब मैंने इसे रन किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, एरे एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 एंड 5। अब अगर आप ऐसा बोलते हैं कि अगर इसे इसका हमें एड्रेस अगर देखना है ना, कि यार एड्रेस क्या है, तो अब एड्रेस के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब एड्रेस के लिए अगर हम बात करें, तो एड्रेस के केस में मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया एड्रेस, और एड्रेस के लिए आप मेंशन करोगे %u। एड्रेस के लिए आप क्या मेंशन करोगे, %u। और अब आप यहाँ पर आकर क्या करोगे, कॉमा सेपरेट करके लगा दोगे m% एरे ऑफ आई, मतलब एरे ऑफ आई जो भी रहेगा उसके आगे आपने m% लगा दिया है, तो वो उसका एड्रेस प्रिंट कर देगा। मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर इसे रन करूंगा। जैसे मैंने रन किया तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है एरे ऑफ 0 1 पर एड्रेस कितना मिला है, 65516, फिर 18, फिर 20, फिर 22 और फिर 24। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या करा है, आपका एक बेसिक एग्जाम्पल देखा है। ठीक है, अगर आप ऐसा बोले कि यार सर अगर हमें यहाँ पर फॉर लूप नहीं लगाना है, अगर हमें यहाँ पर फॉर लूप नहीं लगाना है, और उस केस में अगर मुझे यहाँ पे प्रिंटिंग अगर करना है, तो क्या जरूरी है क्या फॉर लूप लगाना। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आप प्रोग्राम को जनरलाइज मैनर में बना रहे हो, तो फॉर लूप यूज करना जरूरी रहेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता रहेगा कि यार यूजर रन टाइम पर कितनी साइज एंटर करेगा। बट अगर आप ऐसा बोलो कि यार पूरा प्रोग्राम आपका स्टैटिक है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि ये जो लाइन आपने यहाँ पर प्रिंट एफ लिखी है ना, ये जो प्रिंट एफ की आपने यहाँ पर लाइन लिखी है, ये प्रिंट एफ की लाइन को अगर आप स्टैटिक प्रोग्राम बनाना चाहते हो और बिना फॉर लूप से प्रिंट करवाना चाहते हो, तो इस स्पेसिफिक लाइन को आप 5 टाइम्स ऊपर प्रिंट करवा दो, और 5 टाइम्स प्रिंट करवाने के बाद में इसके अंदर एरे ऑफ 0 एरे ऑफ 1 एरे ऑफ 2 एरे ऑफ 3 एरे ऑफ
4 की वैल्यूज को आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। मतलब सिंपल सा करना कुछ नहीं रहेगा, जैसे मैंने ARR परसेंट डी लिखा है, आप लिखो ARR 0% डी, है ना, और कॉमा सेपरेट करके आप क्या मेंशन कर दोगे वहां पर, तो ARR ऑफ 0, फिर प्रिंट एफ ARR ऑफ 1, और वहां पे फिर प्रिंट कर दोगे ARR ऑफ 1 की वैल्यू। तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो, है ना। तो अगर आपको वैसा कुछ करना है तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल इंडिविजुअल 5 टाइम्स आपका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और अगर वन टाइम आपको टास्क परफॉर्म करना है तो वन टाइम, और आपको अगर जनरलाइज मैनर में अगर परफॉर्म करना है तो इस केस में आप यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने सिंपल से ऐसा कुछ कर दिया। अगर अब आप ऐसा बोलते कि सर अगर हमें यूजर से वैल्यू गेट करना है तो फिर अब उस केस में हम क्या करेंगे, तो अगर यूजर से वैल्यू आपको गेट करना है तो ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर, मैं फाइल पर आया, सेव एज, यहाँ पर हम इसे सेव एज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद मैंने बोला मुझे यूजर से वैल्यू गेट करना है। अब अगर मुझे यहाँ पर यूजर से वैल्यू गेट करना है तो यूजर से वैल्यू गेट करने के केस में मैं करूंगा क्या, तो यूजर से वैल्यू गेट करने के केस में मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया 5 के प्लेस पर 20, और कॉमा सेपरेट करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है कितना, साइज। अब इससे क्या होगा, आपने जो एरे 20 लिखा है तो एरे 20 में आपके 20 ब्लॉक्स मेमोरी में अलोकेट हो जाएंगे। अब उन 20 ब्लॉक्स में से आपको कितने ब्लॉक्स पर टास्क परफॉर्म करना है, कितनी साइज का आपको एरे चाहिए, आप वो डिसाइड करोगे। तो अब फिर यहाँ पर अगर आप यूजर को क्या बोलोगे, तो आपने यहाँ पर आकर सिंपली ऐसा पूछा यूजर से, क्या एंटर साइज ऑफ एरे, आपने यहाँ पे यूजर से साइज गेट करी, है ना। अब यहाँ पर साइज गेट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, स्कैन एफ, और स्कैन एफ के बाद में मैंने यहाँ पे क्या करा है, %d_m%, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, साइज। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा है, यूजर से साइज गेट कर ली है। अब साइज गेट करने के बाद में अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो अब साइज गेट करने के बाद में ऑब्वियसली मुझे एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर एरे एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया एंटर एरे एलिमेंट्स। अब एरे एलिमेंट्स, अब रिपीटेड मैनर में अगर यूजर से आपको एरे के एलिमेंट्स गेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से कहाँ तक जाओगे, लेस देन साइज तक, और हर बार आप करोगे क्या, तो हर बार आप आई को प्लस प्लस करोगे। अब अगर हम हर बार आई को प्लस प्लस करेंगे तो फिर इसके बाद में आप यहाँ पर लिखोगे क्या, तो स्कैनर पे आप लिख दोगे यहाँ पे %d, कॉमा सेपरेट कर क्या लगा दोगे, m%, एरे ऑफ क्या कर दोगे यहाँ पर, आई। तो अब इससे होगा क्या, एंटर एरे एलिमेंट्स। ठीक है, और एरे एलिमेंट्स के बाद में आप क्या कर दोगे, %d m% एरे ऑफ आई, मतलब एरे ऑफ आई मतलब एरे जब 0 होगा, है ना, जब आई 0 होगा तो एरे ऑफ 0 के एड्रेस पर आप वैल्यू गेट करोगे। जब आई 1 होगा तो एरे ऑफ 1 के एड्रेस पर आप यूजर से वैल्यू गेट करोगे। जब आई 2 होगा तो एरे ऑफ 2 के एड्रेस पर यूजर से आप वैल्यू गेट करोगे। और फाइनली आप यहाँ आकर क्या लिख दोगे, एरे एलिमेंट्स आर, और एरे एलिमेंट्स आर जब आपने यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर 5 के प्लेस पर आप क्या मेंशन कर दोगे, तो 5 के प्लेस पर यहाँ पर आप सिंपली मेंशन कर दोगे साइज। अब अगर आप ऐसा बोलते हो कि सर जब यहाँ पर ऑलरेडी आपने 20 लिखा है तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे ये 20 एलिमेंट्स गेट करे, बट ऐसा नहीं है, है ना। यहाँ पर ये सिंपली आपको एक जनरलाइज मैनर में आपके लिए एक स्पेस अलोकेट कर दे रहा है कि ठीक है, आपको अगर एरे का प्रोग्राम बनाना है, एरे पे टास्क परफॉर्म करना है, तो आप इनिशियल लेवल पर यहाँ पर एक साइज डिफाइन कर लो, और उसके बाद में उसमें जितने एलिमेंट्स आपको गेट करना है आप उतना लिख लो। तो फिर आपका ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि सर ठीक है, अगर हमने 20 साइज दी है, मतलब 20 ब्लॉक्स अलोकेट हुए हैं, मतलब मैं 20 एलिमेंट्स तो यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ, लेकिन इन केस यूजर ने 21 एलिमेंट्स एंटर कर दिए या 50 एलिमेंट्स एंटर कर दिए, तो फिर अब उस केस में क्या, तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो डिपेंड करेगा उसके इंटरनल मेमोरी के ऊपर कि अगर 20 के बाद में रिमेनिंग और ब्लॉक्स अगर वहां पर है, या उस, अब आपने तो यहाँ पे सिंपली 20 बोला था, तो 20 के अकॉर्डिंगली जहां पर 20 ब्लॉक्स कंटिन्यूएशन में फ्री है उसने वो स्पेस आपको अलोकेट कर दे दी। लेकिन इन केस अगर आप 20 से 25 एंटर करते हैं और वो 20 के आगे अगर और स्पेस है तो वहाँ एलिमेंट्स को अलोकेट कर देगा, है ना, मेमोरी अलोकेट करके वहां पे स्टोर कर देगा। और अगर नहीं होता है स्पेस तो ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि यार मेमोरी ही खत्म हो जाएगी, मेमोरी तो है, लेकिन वो अलोकेशन फिर उसके अकॉर्डिंगली करेगा वहां पर। और लेकिन, है ना, उसमें फिर जितनी आपने साइज डिफाइन करी है एरे ऑफ 20, तो वहां तक कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उसकी श्योरिटी आपके पास में रहेगी कि आपका रिजल्ट सही मिलेगा। लेकिन 20 के बाद में अगर आपने यहाँ पर एलिमेंट्स अलोकेट करे हैं और उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको जो आपका आउटपुट मिलने वाला है वो सही मिलेगा या नहीं। कुछ केस में या ऐसा बोलोगे टर्बो C++, टर्बो C7 में वो सिंपली वो एलिमेंट्स को आपको प्रिंट कर दे देगा। लेकिन कहीं कहीं किसी और केस में ऐसा बोल सकते हो कि अगर आप जैसे नोटपैड से चला रहे हो, आप टर्मिनल से चला रहे हो,
है ना, आप डेव सी प्लस प्लस पे चला रहे हो या किसी और एडिटर पे चला रहे हो, तो हो सकता है कि वहां पर वो आपको रेस्ट्रिक्ट भी कर दे, आपको एरर दे दे कि यार स्टैक स्मैशिंग, या एरर ना भी दे तो वो आपके एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दे और बता दे वहां पे कि स्टैक स्मैशिंग, कि यहाँ पर जितनी साइज दी थी उससे एडिशनल एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो जो आपका स्टैक है वो क्या हो रहा है, स्मैश हो रहा है। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पर इसे रन करूंगा। अब जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने लिखा 5, तब यहाँ पर एंटर एरे एलिमेंट्स, मैंने 5 एलिमेंट्स एंटर कर दिए, तो मुझे क्या मिल गया, एरे एलिमेंट्स आर 23, 34, 45, 56, 67 एंड इट्स एड्रेस आर 84, 86, 88, 90 और 92। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म किया है। अब अगर आप ऐसा बोले कि यार यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, है ना, या आपने ऐसा बोला कि यार ठीक है ये तो एरे का मैंने कंसेप्ट ऐसा देख लिया है, अब ये एरे के कंसेप्ट में अगर मुझे कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने, लाइक मैं ऐसा बोलता हूँ कि जितने एलिमेंट्स मैंने एंटर करे मुझे इन सबका सम फाइंड आउट करना है, मुझे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का सम फाइंड आउट करना है, मुझे इन एलिमेंट्स में से कुछ सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या मेरा एलिमेंट है या नहीं, मुझे ये फाइंड आउट करना है, या मैंने सिंपली ऐसा बोला कि यार अब मुझे यहाँ पर ये पूरे एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, तो वो कैसे क्या टास्क परफॉर्म होगा, तो वो टास्क हम कवर अप करेंगे फिर हमारे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू।